नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ईवीएम पर चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक आज। 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय पार्टियां होंगी शामिल। मशीनों में गड़बड़ी और चुनाव सुधारों पर होगी चर्चा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ेगा सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सिरिसेना ने की द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। श्रीलंका ने ठुकराई चीन की पनडुब्बी खड़ा करने की गुजारिश। तीन तलाक पर सुनवाई के मुद्दे तय। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन। मजहबी मान्यता के मसले पर पहले विचार। लेफ्टिनेंट फयाज की हत्या करने वाले 6 आतंकियों की पहचान। लूटी गई राइफल से हत्या की आशंका। कश्मीर में 15 साल बाद फिर शुरू होगा व्यापक तलाशी अभियान। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 2 कांस्य पदक। अनिल कुमार ने उज्बेकिस्तान के पहलवान को दी पटखनी। ज्योति को हार के बावजूद मिला मेडल। ईवीएम को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने आज सुबह 10 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक से पहले 9 बजे ईवीएम डेमो भी होगा। बैठक में आयोग ईवीएम हैक करने की चुनौती से जुड़ी जानकारी दे सकता है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई है और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के आरोपों को गलत साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में राजनीतिक दलों को जानकारी दी जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कितनी सुरक्षित है और इसमें कैसे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बैठक के एजेंडे में ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़कर मतदान में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। इस मुद्दे पर 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी चिंता जताई है। ईवीएम के अलावा आज की इस बैठक में और भी कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। मीटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 5 मुख्य मुद्दे रखे हैं। इस चुनाव में रिश्वतखोरी को सजा वाले अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही मतदाताओं को पैसे देकर वोट खरीदने के मामले में नया कानून बनाने का प्रस्ताव भी है। चुनाव आयोग रिश्वतखोरी का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करने के पक्ष में भी है। आयोग चाहता है कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में और ज्यादा पारदर्शिता लाई जाए। चुनावों को पहले से ज्यादा ईमानदार और पारदर्शी बनाने के लिए बैठक में सभी दलों से सुझाव भी लिए जाएंगे। आज की बैठक में 7 राष्ट्रीय और 49 क्षेत्रीय दलों को बुलाया गया है। आज होने वाली चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दल तकनीकी विशेषज्ञों को भी ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और समय हम सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव, आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरह से तमाम आशंकाएं कई राजनीतिक दलों की ईवीएम को लेकर हुई हैं, किस तरह की चुनौती इस समय चुनाव आयोग के सामने है? क्योंकि आगे आने वाले चुनाव पर भरोसा तो पैदा ही हो, साथ ही जो पिछले चुनाव हुए हैं उनके संदेह को, आशंकाओं को दूर किया जाए। किस तरह की चुनौती है? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने, और खासतौर पे उस परिप्रेक्ष्य में कि हमें पता है किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने किस तरह से दिल्ली विधानसभा में एक तरह से डेमो दिखाया था और ये साबित करने की कोशिश की थी कि जो ईवीएम है उनको हैक किया जा सकता है, उनके साथ छेड़छाड़ मुमकिन है। उसके बाद उससे पहले ही चुनाव आयोग ने, जब इस तरह की आरोप लग रहे थे खासतौर पर 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद और दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजों के बाद, विपक्षी दलों ने ये मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और वीवीपैट का जो इस्तेमाल है वो हर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह की मांग विपक्षी दलों ने उठाई थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने हालांकि इन आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया था, लेकिन किसी भी तरह की जो आशंकाएं थी राजनीतिक दलों की, उनको दूर किया जा सके, इसी वजह से आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया गया है, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो। 9 से 10 बजे के बीच चुनाव आयोग एक यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देगा ईवीएम को लेकर, और वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, वो अपने साथ
एक्सपर्ट्स भी ला सकते हैं। एक ऐसे प्रतिनिधि को लाने वो न्योता दिया गया है और वो खुद भी अपनी किसी भी तरह की अगर कोई आशंका है वो उसको दूर कर सकते हैं। 10 बजे के बाद यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो अपना पहले उद्बोधन देंगे और उसके बाद जो सुरक्षा के जो मापदंड हैं ईवीएम में उनकी जो फीचर्स हैं, जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और 11 बजे के बाद जो राजनीतिक दल हैं वो अपने सुझाव और अपनी जो राय है वो रख सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी मुद्दे हैं। ईवीएम और वीवीपैट के अलावा जो एक तरह से जो राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसमें पारदर्शिता किस तरह से बढ़ती जाए और इसके अलावा जो रिश्वतखोरी अगर की कोशिश की जाती है तो उसमें उम्मीदवार की जो नामांकन है उसको रद्द करने जैसे जो प्रावधान है इन पर भी चर्चा होगी और चुनाव सुधार से संबंधित और भी मुद्दे हैं जिन पर राय मशवरा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव आपका इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी मसले पर आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध तेज कर दिया है। आज होने वाली अहम बैठक से पहले गुरुवार को पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन किया, साथ ही सर्वदलीय समिति बनाए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को ईवीएम मसले पर आयोग के सामने धरना दिया। पार्टी ने चुनावों में वीवीपैट वाली मशीनें उपयोग करने की मांग की। पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा। हमारे 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये है कि आज के बाद जो भी चुनाव हो, इंक्लूडिंग गुजरात, टू स्टार्ट विद गुजरात, एवरी इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड यूजिंग द मशीन्स ईवीएम व्हिच आर इक्विप्ड विद वीवीपैट। पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम की जांच कर ये बताने का दावा भी किया कि किस शख्स ने किस पार्टी को वोट दिया। उन्होंने इस मसले पर सर्वदलीय समिति बनाने की मांग की। इलेक्शन कमीशन की देखरेख के अंदर आप एक कमेटी बना दीजिए। उस कमेटी के अंदर आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एक रिप्रेजेंटेटिव को डाल दीजिए। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स को डाल दीजिए। हमारी टेक्निकल टीम की हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम उस कमेटी को ये दिखा देगी, ये साबित कर देगी कि कैसे पिछले चुनाव के अंदर ईवीएम के अंदर धांधली हुई। हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया था। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम को हैक करने का दावा करते हुए मशीन में छेड़छाड़ करने का डेमो दिखाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने पार्टी के इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि जिस मशीन को प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया गया वो चुनाव आयोग की नहीं थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो में हैं। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच पारंपरिक संपर्क को मजबूत बनाना है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब चीन श्रीलंका में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से चीन को झटका भी लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के कोलंबो पहुंचने पर हवाई अड्डे पर श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे, विदेश मंत्री मंगला समरवीरा समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों ने उनकी आगवानी की। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री को श्रीलंका की वायुसेना ने सलामी भी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गंगा रमैया मंदिर का दौरा भी किया। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के बीच मुलाकात भी हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के स्तर की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय वैसाख दिवस समारोह में शामिल होंगे। The focus on Buddhism, how the promotion of tourism, the Buddhist circuit and the connectivity between our two countries. And also the President of Sri Lanka mentioned about Bay of Bengal cooperation, which Prime Minister welcomed. इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से भी मुलाकात की। इस मौके पर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति ने वर्षों से दोनों देशों के बीच चले आ रहे द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की। महिंदा राजपक्षे ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात और 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन है। कल से सुनवाई शुरू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में केवल मानवाधिकार और कानूनी पहलू पर विचार किया जाएगा। बहुविवाह पर सुनवाई नहीं होगी। मामले में अमिकस क्यूरी सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में कहा कि ट्रिपल तलाक
कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि पति और पत्नी के बीच बिना सुलह की कोशिशों के तलाक को पूरा ही नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर गुरुवार से बहस शुरू हो गई है। कोर्ट ने साफ किया है कि पहले ये तय किया जाएगा कि ये मामला मौलिक अधिकार का है या धर्म का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 तलाक धर्म का मामला हुआ तो इसमें दखल नहीं देगी। वहीं सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 3 तलाक का मामला महिला के न्याय, सम्मान और समानता का है। 3 तलाक की हर पीड़ित महिला के साथ मजबूती से खड़ी है। 3 तलाक का विषय न धर्म का है, न पूजा पद्धति का है, न किसी समुदाय का है। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता। इस मामले पर सुनवाई लगातार 10 दिन तक चलेगी। सुनवाई में पहले 3 दिन चुनौती देने वालों को मौका मिलेगा, फिर 3 दिन डिफेंस वालों को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट उन देशों के कानून को भी देखेगा जहां 3 तलाक को रोका गया है। उनको आर्टिकल 14, 15, 21 पर टेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो अगर ये व्यू लेते हैं तो उसके बाद जाहिर है उनको फिर टेस्ट ट्रिपल तलाक भी पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ है, तो उसको आर्टिकल 14 पर टेस्ट करने का क्या सवाल पैदा होता है। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने व्यू को उसी पर कायम रहेगा। मुस्लिम महिलाओं की ओर से दायर याचिका में मुस्लिम समुदाय में जारी 3 तलाक प्रथा को चुनौती देते हुए उसे असंवैधानिक बताया गया है। हमारी डिमांड बस यही है कि कोडिफिकेशन हो जाना चाहिए, और जो ये मौलवी मौलाना अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने दारुल कज़ा चला रहे हैं और अपने फैमिली लॉज जो हैं वो ज़बरदस्ती इन्होंने लोगों पर थोप रखे हैं। ये कोर्ट में जाने से लोगों को रोकते हैं और नेशन की मेन स्ट्रीम में लोगों को आने से रोकते हैं, तो वो सब चीज़ों का एंड हो जाना चाहिए। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जोर देते हुए कहा था कि ये मामला बहुत गंभीर है और इसे टाला नहीं जा सकता। कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस सुनवाई में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सेना कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके लिए 15 साल से बंद पड़े कार्डन एंड रिसर्च ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा, जिसके तहत आतंकियों की धरपकड़ के लिए घेराव करके गहन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। सेना ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के हथियारों की भी पहचान कर ली है। इसके अलावा सीमा पार से बार बार हो रही गोलीबारी के चलते राजौरी जिले में स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। आतंकियों के खिलाफ आक्रामक रुख का संकेत देते हुए सेना ने विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पीटीआई के मुताबिक कश्मीर में सेना कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यानी घेरा डालना और तलाशी अभियान को दोबारा शुरू करने जा रही है। आतंकवाद पीड़ित कुलगाम, पुलवामा, तराल, बडगाम और शोपिया में कासों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रणाली को 15 साल पहले बंद कर दिया गया था। इसके अलावा सेना ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या में शामिल 6 आतंकियों की पहचान कर ली है। ये सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि शोपियां से लूटे गए हथियार से ही सैन्य अधिकारी की हत्या की गई। मंगलवार रात आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को अगवा कर हत्या कर दी थी। दूसरी तरफ लगातार हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के चलते जम्मू कश्मीर सरकार ने राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों के स्कूलों को 2 दिन तक के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से नौशेरा सेक्टर में की गई गोलीबारी में एक महिला की मौत होने और उसके पति के घायल होने के बाद ये फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की ओर से जम्मू के नौशेरा सेक्टर में कल संघर्ष विराम उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारत के उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब किया। इधर कश्मीर के हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने राज्यपाल NN वोहरा, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और अधिकारियों से मुलाकात की। कश्मीर घाटी में बढ़ती आतंकी हिंसा और पत्थरबाजी की घटना के बीच केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। इस दौरान कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। इसमें केंद्र की ओर से उठाए जा रहे कदमों और राज्य की जरूरतों पर बातचीत हुई। बाद में केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात की और राज्य की आंतरिक सुरक्षा पर बात की। केंद्रीय गृह सचिव ने पुलिस, खुफिया एजेंसियों और राज्य के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। कश्मीर में पिछले महीने पुलवामा में सुरक्षा बलों की सख्ती के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन थम नहीं रहा है। गुरुवार को अनंतनाग और बारामूला जिले में आंदोलन कर रहे छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। श्रीनगर लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा के बाद से कश्मीर घाटी में हालात बिगड़ गए।
It is a problem for all of us. And I think to solve this, we need the good wishes of all the parties to work towards the political settlement of this problem. इधर पाकिस्तान ने जम्मू के नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। देर रात ऑटोमेटिक हथियार से गोलीबारी और मोर्टार दागे गए। फायरिंग की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। हमारी टीम्स गई हुई हैं फील्ड में कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। हमने एहतियात के तौर पे जितने भी बॉर्डर के साथ लगे गांव हैं, वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं उनको हमने बंद किया है। वहीं सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैनिकों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान सेना का दावा है कि भारत की ओर से गोलीबारी में एक शख्स की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। একলা চলো একলা চলো একলা চলো। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी प्रमुख मायावती पर कल कई आरोप लगाए। नसीमुद्दीन ने कहा कि मायावती अल्पसंख्यकों के बारे में अच्छी राय नहीं रखती हैं। उन्होंने कहा कि मायावती अपने मुकाबले पार्टी में किसी को खड़ा नहीं होने देना चाहती। वो किसी और दलित को मुख्यमंत्री बनते भी नहीं देख सकती। नसीमुद्दीन ने आरोप लगाया कि मायावती ने पार्टी के लिए पैसे की मांग भी की। आपने जो कहा मैंने जी बहन जी के अलावा कुछ कहा ही नहीं। बताइए, बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। मैंने कहा बहन जी मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो नहीं है। बोले अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो लोगों से उगाही और ब्लैकमेलिंग कर रहे थे और लोगों ने उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत की थी। इसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने ये बताया कि बहन जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिसको आपने इधर पश्चिमी में लगाया है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है। ये पैसा कमाता बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। जीएम सरसों की खेती की सिफारिश की गई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़ी समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। पीटीआई के मुताबिक समिति ने अपनी सिफारिश पर्यावरण मंत्रालय को भेजी है। समिति ने सुरक्षा से जुड़े पहलू पर उप समिति की रिपोर्ट देखने के बाद ये फैसला किया है। अब पर्यावरण मंत्रालय को इस पर आखिरी फैसला लेना है। हालांकि समिति ने खेती के लिए कई तरह की शर्तें भी रखी हैं। इस मसले पर पर्यावरण मंत्रालय को 700 से ज्यादा सुझाव मिले थे। हालांकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक धड़ा जीएम सरसों की खेती का विरोध कर रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीडीए को कल कड़ी फटकार लगाई। डीडीए ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। समिति ने 8 के कार्यक्रम से यमुना को नुकसान का आकलन किया था। एनजीटी ने कहा कि जीवन भर पर्यावरण के लिए काम करने वालों की रिपोर्ट पर डीडीए को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। एनजीटी ने इस मसले पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। डीडीए ने कहा कि वो सिर्फ समिति के निष्कर्षों और उपयोग में लाई गई तकनीक पर सवाल उठा रहे हैं। समिति के मुताबिक यमुना के आसपास जैव विविधता को फिर बहाल करने के लिए 42 करोड़ रुपए लगेंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भारत की रेटिंग नहीं बढ़ाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को रेटिंग देते वक्त वैश्विक रेटिंग एजेंसियां असंगत रवैया अपना रही हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार के बावजूद भारत को BBB- रेटिंग नहीं सुधारी गई, जबकि चीन की आर्थिक गतिविधियों में जोखिम के बावजूद उसकी रेटिंग बढ़ाकर AA- कर दी गई है। एजेंसियों ने भारत को निवेश श्रेणी के निचले पायदान पर रखा है। इससे वैश्विक बाजार से कर्ज मिलना महंगा हो जाता है, क्योंकि निवेश को जोखिम से भरा माना जाता है। पिछले हफ्ते आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा था कि रेटिंग एजेंसियां जमीनी सच्चाइयों से वाकिफ नहीं हैं।
भारत और पाकिस्तान के खराब होते रिश्तों के लिए अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर अब कोई और बड़ा आतंकी हमला हुआ तो दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक डैनियल कोट्स ने कहा कि भारत विरोधी आतंकियों पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान की सफल नीति नहीं है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन की प्रवर समिति के समक्ष उन्होंने कहा कि पठानकोट में वायुसेना के अड्डे पर हुए आतंकी हमले की जांच में भी कोई खास प्रगति नहीं हुई। कोट्स ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने के लिए 2016 में ही मंच तैयार हो गया था। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में अब आधार कार्ड अनिवार्य बनवाए जा सकेंगे। आधार कार्ड बनवाए जा सकेंगे। सीबीएसई ने स्कूलों को आधार पंजीकरण केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। आधार पंजीकरण के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीबीएसई के बीच साझेदारी हुई है। हालांकि स्कूलों के लिए केंद्र खोलना अनिवार्य नहीं किया गया है। आधार पंजीकरण केंद्र में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और अभिभावक आधार कार्ड बनवा सकते हैं और उनमें कुछ जोड़ या सुधार भी करवा सकते हैं। इसके लिए स्कूल किसी से भी कोई शुल्क नहीं लेगा, बल्कि सीबीएसई स्कूल को प्रति पंजीकरण 30 रुपए देगा। फरवरी 2017 तक बोर्ड से मान्यता प्राप्त भारत के 18,546 और 25 दूसरे देशों में 210 स्कूल हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति मून जे-इन ने उत्तर कोरिया के मसले पर कल चीन और जापान के नेताओं से बात की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत में दोनों ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने को साझा लक्ष्य बताया। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बात करके रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। इससे पहले मून ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात भी की थी। इस दौरान दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणाली पर चर्चा हुई। चीन इसका विरोध कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान ने तनाव के बीच संयुक्त सीमा आयोग गठित किया है। द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए इसका गठन हुआ है। दोनों पक्षों के 4 सदस्य होंगे। आतंकवादियों के साथ संघर्ष में ईरानी सीमा प्रहरी मारे गए थे, जिस वजह से दोनों देशों में तनाव पैदा हुआ है। पाकिस्तान ने कल ईरान के सेना प्रमुख के बयान पर चिंता जाहिर की और ईरान के राजदूत को तलब किया था। वहां के सेना प्रमुख ने कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकियों को नहीं रोकता है तो तेहरान पाक में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करेगा। और बात खेलों की, एशिया चैंपियनशिप में कल भारतीय पहलवानों ने 2 पदक जीते। ग्रीको रोमन पहलवान अनिल कुमार ने 85 किलो भार वर्ग के मुकाबले में उज्बेकिस्तान के मोहम्मद अली सिदीनोव को बेहद दिलचस्प मुकाबले में 7-6 से मात दी, जबकि ज्योति ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाया। ज्योति सेमीफाइनल में जापान की मसाको फुरुची से 0-10 से हारने के बावजूद कांस्य पदक हासिल करने में सफल रहीं, क्योंकि उनके भार वर्ग में उनके खिलाफ रेपशाद से कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वहीं ग्रीको रोमन के 71 किलोग्राम में दीपक कजाकिस्तान के नुरगाजी आंसालुग्लोव से कांस्य पदक मुकाबला 1-8 से हार गए। अब भारत की इस प्रतियोगिता में पदकों की संख्या 3 हो गई है और ये तीनों पदक कांस्य हैं। पहले दिन हरप्रीत सिंह ने ग्रीको रोमन 80 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य जीता था। पूर्व न्यायाधीश मुकुल मुदगल को बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित फीफा की 67वीं कांग्रेस में संचालन समिति का प्रमुख चुना गया है। न्यायमूर्ति मुदगल को पिछले साल मई में मेक्सिको में हुई फीफा कांग्रेस में संचालन समिति का उपाध्यक्ष चुना गया था। न्यायमूर्ति मुदगल के नाम का प्रस्ताव फीफा परिषद में रखा गया था। ये पद म्यूगल माड्रो को हटाए जाने के बाद खाली था। यूरोपीय आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष फिनलैंड के ओली रेहन अब न्यायमूर्ति मुदगल के साथ समिति में उपाध्यक्ष होंगे। बात मौसम की करेंगे। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में गर्मी से लोग बेहाल हैं। इससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है। दिल्ली में गुरुवार को तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा, जिससे काफी गर्मी और उमस बनी रही। राजस्थान में धूल भरी आंधी के बीच चुभती गर्मी से लोग परेशान थे। यहाँ कोटा में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बिहार, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में पारा 40 के पार है। वहीं गर्मी ने ओडिशा को फिर अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में गुरुवार को सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिनों में और बारिश हो सकती है। जानकारी के मुताबिक मॉनसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में टकराएगा।
असली भारत गांव में बसता है। हमारे देश के ग्रामीण अंचलों का अपना अनोखा लोक शास्त्र है। विरासत में न सिर्फ मुख्य धारा की शास्त्रीय परंपरा के दीदार हुए, बल्कि ये मंच भारत की लोक परंपराओं के तमाम रंगों को एक मंच पर उकेरने में भी मददगार साबित हुआ। भारत की लोक और जनजातीय कलाएं पारंपरिक, साधारण और लोक जीवन से ओतप्रोत भले ही दिखती हैं, लेकिन इसमें छिपा लोक शास्त्र बहुत गहरा, शुद्ध और असरदार है। विरासत महोत्सव में इसकी एक झलक देखने को मिली। असम का बिहू हो, मथुरा की होली, दहेड़िया या पंजाब का भांगड़ा, विरासत ने क्षेत्रीय लोक कलाओं की दुनिया को आम लोगों तक पहुंचाने में भागीदारी निभाई है। हम तो हमेशा साथ देंगे और सबको कहेंगे अपने संस्कृति को अपनाओ, इसे भूलो मत। अपनी संस्कृति को इतना दिमाग में डालो कि हमारा पुराना जो कुछ है सब वापस आ जाए। ये महोत्सव उत्तराखंड की लोक विरासत को सहेजने का भी बड़ा जरिया साबित हुआ है। महोत्सव में दुनिया के सामने लोक विविधता के कई मोती ठेठ अंदाज में पेश करने की कोशिश नजर आई। संगीत को परंपरागत बेड़ियों से आजाद करने का भी प्रयास किया गया। विरासत सचमुच हिंदुस्तान की विरासत को समेटने की क्षमता रखता है और समेट रहा है। यहाँ जो कुछ भी दिखाया जाता है वो पूरे भारतवर्ष का एक नमूना पेश होता है। और विरासत क्योंकि हमें ये अवसर दे रहा है कि हम उत्तराखंड को चित्रित करें, उत्तराखंड की संस्कृति को के रखरखाव को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। विरासत महोत्सव में एक बार फिर देश की शास्त्रीय और सांस्कृतिक विविधता और लोक रंगों का अनोखा देखने को मिला। इस मंच के जरिए लोक कलाकारों के सुनहरे भविष्य के लिए भी मदद मिलने की उम्मीद है। दीपक डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 1820 में हुआ था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने 1965 से आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की शुरुआत की। नर्सों की सराहनीय सेवा के लिए भारत सरकार की तरफ से आज के दिन राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1973 से अभी तक 200 से ज्यादा नर्सों को सम्मानित किया है। प्रगतिवाद की पहली पंक्ति के कवि शमशेर बहादुर सिंह की आज जयंती है। शमशेर बहादुर उन कवियों में रहे जो लगातार अपनी कविता के प्रति सजग और समर्पित भी रहे। राजनीति की दृष्टि से शमशेर बहुत ज्यादा सक्रिय तो नहीं रहे, लेकिन उनकी कविता में निहित मूल्य दृष्टि में लगातार विरोध रहा। शमशेर ने कई काव्य संग्रहों की रचना की, जिनमें कुछ कविताएं दूसरा सप्तक की कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने और काल तुझसे होड़ है। शमशेर पाठकों और आलोचकों की आलोचना का केंद्र भी रहे। उनकी कविताएं यथार्थ के धरातल पर मनोभावों के तारों से बुनी गईं, जिनकी मनोवैज्ञानिकता ने उन्हें और गहन बनाया। शमशेर कवि होने के साथ साथ सिद्धहस्त चित्रकार भी थे। उनकी कविताओं के लिए 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 1989 में उन्हें कबीर सम्मान से भी नवाजा गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। ईवीएम पर चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक आज। 7 राष्ट्रीय और 48 क्षेत्रीय पार्टियां होंगी शामिल। मशीनों में गड़बड़ी और चुनाव सुधारों पर होगी चर्चा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ेगा सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सिरिसेना ने की द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। श्रीलंका ने ठुकराई चीन की पनडुब्बी खड़ा करने की गुजारिश। तीन तलाक पर सुनवाई के मुद्दे तय। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन। मजहबी मान्यता के मसले पर पहले विचार। लेफ्टिनेंट फयाज की हत्या करने वाले 6 आतंकियों की पहचान। लूटी गई राइफल से हत्या की आशंका। कश्मीर में 15 साल बाद फिर शुरू होगा व्यापक तलाशी अभियान। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 2 कांस्य पदक। अनिल कुमार ने उज्बेकिस्तान के पहलवान को दी पटखनी। ज्योति को हार के बावजूद मिला मेडल।
और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।